नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल डीडी प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय शाह। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आन पड़ी और जो सबसे बड़ी विकट समस्या रही वो रही लॉकडाउन के दौरान और कोरोना कोरोना लहर की दूसरी लहर के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या रही वो थी ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों की। ऐसे समय में हालांकि सरकार भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन ऐसे समय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी ने बढ़ चढ़कर आगे आए, जिसके चलते आज उत्तराखंड काफी हद तक रिकवर हो चुका है। तो आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ आज हम जुड़े हुए हैं हमारे आज के खास मेहमान राहुल प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जी राहुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस संकट के दौर को किस प्रकार से देखते हैं और आपका क्या अनुभव रहा। संकट का दौर तो इतना क्या कहना चाहिए भयावह था कि जब लोगों की कॉल आती थी और जब थोड़ी देर बाद जब जो जरूरतमंद व्यक्ति होते थे और वो अपनी समस्या बताते थे और हम उनके लिए जैसे ही उनके लिए कोशिश करते थे और थोड़ी देर बाद ही जब हम उनसे फोन करते थे तो उनके द्वारा हमें बहुत ही अशुभ समाचार मिलता था, जिससे कि हमारे जी दिल को भी ठेस पहुंचती थी कि यह कि हम क्यों इतने लाचार हो चुके हैं कि कि हम इनकी इतने अच्छे लेवल पे मदद नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे ही उनका फोन आ रहा है हम तुरंत ही उनको मदद कर पाए, क्योंकि कॉल्स का लोगों की मदद का सिलसिला इतना ज्यादा था कि एक कॉल कटती थी, दूसरी वेटिंग में रहती थी, जी कटने से पहले ही दूसरी कॉल वेटिंग में रहती थी। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब मैं एक अकेला व्यक्ति जिसको इतनी कॉल आ रही थी, तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड में जो हमारे मेरे जैसे ही जो भाई समाज सेवी हैं, जो जी इस समय कोरोना काल में दूसरी लहर में जो समाज सेवा और मतलब इस अच्छे पुण्य के कार्य में योगदान दे रहे थे, तो उनपे कितनी कॉल आ रही होंगी। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति थी, जो कि मैं बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि ये स्थिति थोड़ी-सी अब सामान्य होती जा रही है और जी यही कहूँगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएँ। बस ऊपर वाला ये सब कुछ स्थिति को सामान्य कर दे बस। राहुल जी, वो दौर था जिस समय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि स्थिति कैसे कंट्रोल में की जाए और क्या किया जाए। ऐसे समय में आप दिन रात सेवा करते रहे, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि राहुल जी, उस दौरान आपको प्रत्येक दिन लगभग कितनी कॉलें आ जाया करती थी। अजय जी, जब बिल्कुल पीक टाइम आया इस सेकेंड दूसरी लहर का, कोरोना की जी दूसरी महामारी की दूसरी लहर का, तो आप ये लगा लीजिए कि मैं मेरी जो सुबह आँख खुलती थी वो फ़ोन की कॉल से ही खुलती थी और मैं आप ये लगा लीजिए 6:30 बजे, 6:30 नहीं तो हद से हद तो 7 बजे से तो इतना कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे को मतलब कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। घर वाले या जी क्योंकि घर वाले या जहाँ से भी जहाँ पे उस समय इससे होते थे हम, तो वो कहते थे थोड़ा बहुत कुछ खा लो। खाने तक का भी हमने 5-5 बजे खाना खाया, सुबह से केवल चाय-चाय में काम किया है, चाय पी के। क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि हमारा खाना तो चलो कोई नहीं, हम खा लेंगे, मगर जो ज़रूरतमंद है, जो उस समय इतनी पीड़ा में है, उसकी मदद करना सबसे पहला हमारी प्राथमिकता होती थी। जी और कॉल्स बिल्कुल। तो सर ऐसा है कि रात के 2-2 बज जाते थे, कभी-कभी 2-2 भी बजे हैं, जी 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 2-3 तक भी बजे हैं। तो सर अजय जी, ऐसा स्थिति रहती थी कि कॉल्स का तो मतलब कहाँ मेरा फ़ोन पूरा 1 दिन आराम से बैटरी चल जाती थी। मैं अपना जी जी वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, और कहाँ ऐसा होता था इतनी कॉल्स आती थी कि दिन में 2-2 3-3 बार भी फ़ोन को पूरा चार्ज करना पड़ता था पावर बैंक के साथ में। इतनी अब कॉल्स तो लगभग स्थिति रोज़ाना रहती। जी, अब तो स्थिति काफी हद तक सामान्य हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसी समस्याएं आन पड़ी हैं, जैसे राशन और दवाइयों की समस्याएं आ रही हैं सामने। क्या इसमें भी आप लोगों के द्वारा कोई मदद पहुंचाई जा रही है। जी, अजय जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अब लॉकडाउन लगा हुआ है और क्या है कि दुकानों के साथ-साथ सरकार ने काफ़ी सख्ताई की हुई है, तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो राशन की दुकानें हैं, जनरल स्टोर हैं, वो सरकार ने ऐसा प्रक्रिया की हुई है कि वो 4-4 दिन बाद खुलती हैं। तो जी राशन की स्थिति और लोगों के पास अब इस समय जो ज़रूरी जितने उनके पास जमा पूँजी थी, वो भी खर्च हो चुकी है और जी लोगों के पास सामने इस समय खाने-पीने की समस्या का बहुत बड़ा एक विकराल स्थिति सामने आ चुकी है।
तो हमने उसी को देखते हुए सर जी हमने पका हुआ राशन और कच्चा राशन वितरण का भी हमने चलाया है। जी। हमारे सहयोगी हैं ऋषिकेश में, देहरादून में, हम जगह-जगह आईएसबीटी पे जाके जहाँ पे ज़्यादातर लोग या हॉस्पिटल्स के पास या जी। फिर आपका रेलवे स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं, जो बेघर हैं, असहाय हैं, जिनके जो लोगों से किसी तरह से माँग कर खाना खाया करते थे। अब वो जब लॉकडाउन है, जब वो लोग वो जनमानस जो जनता है वो भी नहीं निकल पा रही है सड़क सड़क पर, तो उनको कुछ खाने की सुविधा भी नहीं हो पा रही है। तो हमारे द्वारा हमारी यूथ कांग्रेस की जो टीम है उसके द्वारा हम लोगों को पका हुआ राशन भी वितरण कर रहे हैं और साथ ही साथ जगह-जगह पर जहाँ पे काफ़ी जो गरीब है या जो ज़रूरतमंद हैं, उनके जी। लिए राशन क कच्चा राशन भी जिसमें कि हम आटे का 1 बैग और कम से कम 5 किलो चावल और 2 1 किलो आलू और 2 1 किलो प्याज और कुछ आधा-आधा किलो के कुछ अलग-अलग दालों के पैकेट, मसाले, इनका पैकेट बना के हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि कम से कम वो कुछ हफ्ता 15 दिन का मतलब 15-20 दिन का हम राशन का पैकेट उनको बना के दे रहे हैं और उनको अपना नंबर भी दे रहे हैं कि अगर किसी को और को आवश्यक व्यक्ति को कोई इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो हमें कॉल कर सकता है, हम उनको उपलब्ध करवाएँगे। अ, राहुल जी, आप अपने कुछ अनुभव इस बारे में बताइए और आपको कैसा लगता था जब आपको आपको कॉल आती थी और अपने आपसे मदद मांगी जाती थी और आप उसे मदद नहीं पहुंचा पाते थे, तो आप उस चीज को कैसे देखते थे? अजय जी, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पूरा दिन मेरे फ्रेंड्स, मेरे परिवार वाले कहते थे कि आज तुम्हें क्या हुआ कि एकदम ऐसा क्यों हो? कभी एक एक काफ़ी-काफ़ी दिन ऐसा हुआ है कि खाना खाने का मन भी नहीं करा। क्योंकि जी। जो जो हमसे मदद माँगते थे, अजय जी एक एक अंदर से ना ऐसा लगता था कि वो हमसे बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमसे मदद उम्मीदें हैं। माँगता है। जी, जब वो जी, एक बिल्कुल। फ़ोन करता है कोई व्यक्ति, तो वो ये सोचता है कि हम इनको कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी मदद करेंगे और जी, इनसे ये हमारी मदद का तुरंत निवारण करेंगे। और जब जी, किसी वजह से हम किसी कारणवश मदद करने में थोड़ा बहुत देर हो जाती क्योंकि अजय जी स्थिति ऐसी थी कि पूरे देहरादून के हॉस्पिटल्स फुल थे, ना जी, बेड थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल थे। ऐसी स्थिति थी किसी ने और शासन प्रशासन तो के हाथ से तो सारी व्यवस्था फेलियर हो ही चुकी थी। आप जी, डीएम साहब को फ़ोन करो, चाहे सीएमओ साहब को फ़ोन करो, वो साहब कह देते थे कि हमारे पास बेड नहीं है। अब क्या जी, करेगा इंसान? अब कैसे-कैसे करके सर हमने जो लोग हैं, जो जिनके घरों में सिलेंडर्स थे, जो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो इनकी इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होते थे, उनको उनकी से सहायता माँग-माँग के हमने सिलेंडर इकट्ठे करे और इकट्ठे करके जिन-जिन को ज़रूरत पड़ती रही, हम उनको देते रहे। और इसी तरह सर सिलसिला चलता रहा और काफ़ी लोगों तक हमने मदद करी और अभी भी सिलेंडर हमारे आज भी आपको बताना चाहूँगा कि आज मॉर्निंग में भी एक कॉल आई। उन्होंने कहा कि भई मेरी मदर की पास ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी डाउन जा रही है। तो हमने उनको तुरंत ही उस ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। तो ऐसा जी, नहीं कि अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मगर ये है कि पहले से थोड़ा सामान्य हुआ है। आज भी मतलब मॉर्निंग में मैंने एक उनको मदर को सिलेंडर प्रोवाइड कराया क्योंकि जो लोग अब हॉस्पिटल से रिकवर होके घर पर आ रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है अजय जी। जी, और जो आपने एक क्वेश्चन करा मैं उस पे ही आ रहा हूँ कि कैसा लगता था कि जब किसी की मदद नहीं कर पाते थे। एक का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भैया कि इनको बेड करा दीजिए। मैंने ठीक है, मैंने उस दिन ऐसा स्थिति थी कि पूरे देहरादून में कहीं बेड ही नहीं थे। मैंने कहा आप जी, ऋषिकेश चले जाओ, उन्होंने कहा ठीक है ऋषिकेश चले जाएँगे। अब वो जाते-जाते क्या हुआ रास्ते में उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे और ओह! मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई आप पहुँच गए हो ना? आप पहुँच जाओ जल्दी और मैंने कहा मुझे बताना। उनका काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं आया, मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा आपका फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भैया हम रास्ते से वापस ही आ गए। मैं समझ गया, मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कह रहे कि भैया वो रास्ते में ही अब न इस दुनिया मतलब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उस दिन मुझे इतना दुःख हुआ। ऐसे कई सारे सिलसिले हैं। हम कोई मेरे मदद करता था, बोलता था कि मेरे लिए बेड का इंतज़ाम करा दो। हम आप ये लगा लीजिए एक बेड का इंतज़ाम कराने के लिए अजय जी कम से कम 50 से 60-60 कॉल लगानी पड़ती थी, सभी जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में। अगर वो उस हॉस्पिटल का कोई मेन अधिकारी नहीं फ़ोन उठा रहा है, तो फिर सेकेंडरी अधिकारी को फ़ोन लगाया जाता था। जी, फिर थर्ड को लगाया जाता था। एक-एक हॉस्पिटल कम से कम 3-3 4-4 लोगों के नंबर थे हमारे पास। तो उनको जब कॉल लगाते थे हम, तो 50-60 कॉल लग जाती थी एक एक आदमी को बेड दिलाने में और वो कम से कम 30 से 40 मिनट या 1 आवर निकल चुका होता था। अब हुँ, उस दौरान जैसे ही अवेलेबल होता था बेड हम उनको बोलते थे कि सर कि इस वाले हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हो चुका है, मेरी बात हो गई है, आप अपनी डिटेल भेज दीजिए। तो उनका कहना होता था कि सर अब वो नहीं रहे कि आप अब किसी
किसी और को दिलवा दीजिए। तो बहुत दुःख होता था क्योंकि जब वो हमसे मदद माँगते थे ऐसा लगता था कि वो हमसे जुड़ चुके हैं जी, बिल्कुल। और तब बहुत बुरा लगता था। मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे हर किसी को मदद दिला सकें मगर क्या करें हम भी एक समाज सेवी हैं, हम कोई प्रशासन में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है जी, जी, कि हम बिल्कुल। कुछ चीज़ों को अपने बल या अपनी ताकतों के बल पे उनको लागू करा सकें। राहुल जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना और हमने देखा भी है कि आप किस तरह से मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं और निस्वार्थ आप किस प्रकार से लोगों की जरूरतों को पूरा भी करने में पूरा प्रयास करते हैं। राहुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस संकट काल में? जी, मेरी सरकार से यही विनती है कि जो जो काम हम कर रहे हैं जी, जो कि कोई किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में नहीं है, हम किसी पद पर नहीं हैं, परंतु हम तब भी वो वाला काम कर रहे हैं जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था। प्रशासनिक अधिकारियों को वो ज़िम्मेदारी जी, सँभालनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा बया कुछ लोग आप यकीन नहीं मानेंगे जी कोरोना की स दूसरी लहर को देखकर वो लोग अपने घरों पर बैठ गए। उन्होंने छुट्टियाँ ले ली कि भाई हम नहीं करेंगे। मेरे सामने का ही वाकया है, मैं रायपुर हॉस्पिटल में गया हुआ था। कुछ मामला था तो वहाँ पे उनका जो वहाँ पे सीएमएस सर हैं, उन्होंने उसको कहा जो टेस्ट कर रहे थे क्या कहते हैं कोरोना टेस्ट कर रहे थे, उनको कहा भाई आप टेस्ट करिए। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। उसे उन्हें डर लगा कि भाई जो टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इन्फेक्टेड होते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कह रहा है कि मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूँगा। उन्होंने कहा डॉक्टर्स का सबसे पहला काम ही यही है कि सबसे हर किसी को सही करना। अब वो स्थिति कैसी है, वो समय पे डिपेंड और उस बीमारी पे डिपेंड करता है कि वो स्थिति कैसी क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने मना करा। सीएमएस साहब ने साफ कहा जब अगर आप अगर डॉक्टरी लाइन में आके इतना डर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप ऐसा करिए आप घर जाइए और आज के बाद मत आइएगा। क्योंकि जब आप इतना डरते हैं, आप स एक सैलरीड पर्सन रहने के लिए तो तैयार हैं। मगर जब एक स्थिति जब भयावह आई, तो आपने सीधे हाथ खड़े कर लिए मतलब एक तरह से वो वाली बात हुई कि आप उल्टे पाँव दबा के भाग गए कि नहीं भैया मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। जबकि इस समय सबसे ज़्यादा जो मेन भूमिका और जो सबसे ज़्यादा मेन हीरो हैं वो हमारे मेडिकल लाइन से हैं, जी, जी, जिन्होंने कि इतनी इस स्थिति को कैसे-कैसे कंट्रोल करके इस लेवल पे लेके आए हैं। वाकई और ये मेरी बहुत यही सरकार से है जी, जी। जी, वाक़ई ये जो आपने अभी बात बताई, ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर इस तरह से कोई मैं इस बात को कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा, उस बुरे दौर में जब कोई घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा था, संक्रमित ना हो जाए, इस डर को लेकर अपने घरों में ही छुपके रहना पसंद कर रहा था। एक डर का माहौल था। ऐसे खतरनाक, ऐसे डर के माहौल में भी आप जैसे सामाजिक लोग बाहर आए और डट कर मुकाबला किया, लोगों की मदद की। क्या आपको कभी अपने मन के भीतर ऐसा नहीं लगा कि ऐसे माहौल में मुझे बाहर जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कहीं मैं भी संक्रमित ना जाऊं? क्या इस प्रकार के विचार आपके मन में आते थे? जी, जी, बिल्कुल क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ और एक हर एक प्रत्येक मानव को अपने स्वास्थ्य की भी एक चिंता होती है, परंतु मुझे ऐसा लगा इस समय अगर मैं अपने घर में बैठा, तो मैं स्वस्थ हूँ अभी। अगर मैं पहले से ही ये मन में सोच के बैठ जाऊँ कि मैं बीमार ना हो जाऊँ या कुछ ना हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं है अजय जी, बीमारी जब लगनी होगी वो घर में भी लग जाएगी और अगर आप जी, बाहर घूम रहे हो, अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हो, पूरा चीज़ों को तरीके से आप ग्लव्स पहन के, मास्क प्रॉपर पहन के जैसे गाइडलाइन बताई गई है कि वो प्रॉपर डबल मास्क पहनिए आप और सैनिटाइज़ करते रहिए और कहीं पे अगर किसी संक्रमित के साथ अगर आप टच में अगर कहीं आ गए हैं, तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे अजय जी, मैंने खुद इस कोरोना काल दौर में अपना अपना जब मुझे ऐसा लगा, कुछ एहसास हुआ थोड़ा बहुत कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा हो रहा है, तो मैंने टेस्ट कराया। सबसे पहले क्या है इसमें लापरवाही यही है कि जो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, हिचकते हैं। जी, 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 सबसे पहले इसका सबसे अच्छा ये है कि जैसे ही आपको अगर थोड़ा-सा भी ऐसा होता है, तो आप टेस्ट कराइए। सबसे पहली दुविधा आपकी वहीं खत्म हो जाएगी कि आपको कोई वो तो नहीं है, कोई संक्रमित तो नहीं हो चुके हैं आप क्योंकि सर सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये खतरा रहता था, मैंने अपना टेस्ट अपने लिए नहीं कराया। मेरे जी, सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य ये रहता था कि मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ, कहीं मैं जी, संक्रमित हुआ और मैं किसी को मदद करने गया और मैंने मेरे द्वारा उनको अगर उनको संक्रमण फैल गया और ज़्यादा, उनके घर में किसी को, तो जी, वो बिल्कुल। मेरे लिए सबसे बेकार बात होगी कि मैं किसी की अच्छाई करने से तो क्या गया, मेरे द्वारा किसी को और बीमारी ही लग गई। तो इसलिए जी, मैंने ये 2 बार टेस्ट कराया जिससे कि मैं किसी को अपने द्वारा किसी को संक्रमण ना दे सकूँ, जी, कोरोना वायरस का। तो डर की स्थिति ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर से जज़्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है और
ये एक अंदर से आती है कि हमें करना ही है किसी के लिए, चाहे कुछ हो जाए। हमने भी अजय जी घर से करा, मगर जब लगा कि अब स्थिति घर से नहीं कंट्रोल हो पाएगी, हमें फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे थे, कई बार मुझे एक का फ़ोन आया, वो आंटी जी भी यहाँ पे रहती हैं जोगीवाला में। जी उनका मैम का फ़ोन आया कि मेरा बेटा कोरोना पॉज़िटिव है और मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, तो हमारे घर में कोई नहीं जा सकता है कि आप मेरा सिलें उनके पास सिलेंडर था, उन्होंने कहा कि आप इस सिलेंडर को भरवा के मेरे को दे दीजिए। मैंने जी कहा जी मैम बिल्कुल। उस दिन मेरे को लगा, डर मुझे भी था कि मैं किसी के संक्रमित के घर में जा रहा हूँ और वो मुझे लेके आना पड़ेगा। मगर अजय जी ऐसी वाली बात नहीं है। डर को हमेशा आपको साइड रखना पड़ेगा अगर आपको सेवा करनी है और अगर जी आपको एक अपना दिल में भावना है कि मुझे करना है और जी ऐसे दौर में, बुरे दौर में, तो मैंने उस डर को बिल्कुल अपने पास आने नहीं दिया और मैं उनके घर पे गया, उनका सिलेंडर उठाया। जी प्रिकॉशंस पूरी थी, जो मैंने आपको बताया। जी प्रिकॉशंस के साथ मैं सिलेंडर को लेके गया, मैं उसको रिफिल करा के लेके आया, उनको जी दिया और बाकायदा उनको बताया भी कि थोड़ा-सा इसको ऐसे यूज़ करिएगा, थोड़ा मतलब कि जिससे कि इसकी लीकेज ना हो, क्योंकि उन्होंने जो पहले से लगाया हुआ था, उसमें थोड़ा लीकेज हो रहा था, जिस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता था। जी जी तो ऐसा नहीं है, अपने पहले या तो माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। माइंड प्रिपेयर आपका है, तो फिर एक बस आपके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए, फिर तो आप अपने लिए करें। फिर सेवा के लिए फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। मेरा तो यही मानना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। अगर मन में जज्बा हो तो क्या नहीं किया जा सकता। राहुल जी, जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें। पहले तो अजय जी आपको और हमारे सारे जितने हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, उनको मैं आज पत्रकारिता दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जी आज धन्यवाद। पत्रकारिता दिवस है। तो उन्होंने भी बहुत एक अच्छा कार्य किया है इस लॉकडाउन में, जो कि क्योंकि अजय जी मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा, आपने भी इस पूरे कोरोना काल में पूरा डटकर आपने हर एक प्रत्येक कवरेज को इसमें चैनल के माध्यम से आपने प्रकाशित किया है और आप ही के हमारे जो आप ही के साथी, हमारे जो और अन्य पत्रकारिता के साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है कि प्रत्येक अगर कोई प्रशासन की कोई कमी होती थी, कहीं पे कोई चीज़ें हैं जो नहीं पहुँच पा रही हैं, उसे उजागर किया है, जिससे कि प्रशासन को मजबूरी में उसको हरकत में आकर उसको सही करना पड़ा। तो जी मैं आपको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और पूरे चैनल को और पूरे हमारे पत्रकारिता का जो एक पूरा ये चैन है, उनको सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे कोरोना काल में एक रियल हीरो का काम किया है, जी जिन्होंने कि इसको अपने घर से बाहर निकल कर, क्योंकि पत्रकारिता घर से नहीं हो सकती, पत्रकारिता के लिए आपको ग्राउंड फील्ड पे निकलना होगा और जब तक जी आप ग्राउंड पे नहीं होंगे, तब तक आप सच्चाई नहीं दिखा सकते। बिल्कुल तो सही। मैं तो अभी खुद अभी थोड़ी देर पहले ही मैं क्लॉक टावर से आया, मैं देख रहा था इतनी भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में भी हमारे पत्रकार भाई बंधु वहाँ पे क्लॉक टावर पे खड़े हैं और कवरेज कर रहे हैं। तो मेरा तो उनके लिए भी बहुत सलाम है, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है और प्रत्येक छोटी से छोटी बारीक चीज़ को दिखाया। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, मगर जो असली एक कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो है हमारे चौथा स्तंभ कहलाया जाता है पत्रकारिता हमारे देश में, तो वो जो आपने कार्य किया है, वो आपने ही किया है अजय जी। और हमारे सभी सहयोगी पत्रकार भाई बंधुओं ने किया है। तो सब चीज़ें दिखाई हैं पूरी कोरोना की महामारी की दूसरी लहर में। जी बहुत बहुत राहुल जी, आप हमसे जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमारी शुभकामनाएं आपको आपके इस सराहनीय कार्य को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी और आपको भी बहुत-बहुत सलाम और धन्यवाद, जो आप लगातार इसी तरह हमें हौसला अफ़ज़ाई करते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं क्या है, अच्छा है, क्या है। और मैं सभी की दुआ करता हूँ कि सभी इस जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से स्वस्थ और ठीक होके और इस महामारी को खत्म करें। नमस्कार। थैंक यू।